हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग बात करने वाले हैं मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म और इसके बाद कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ये सब फिनिश कर लिया है हमने, तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के आगे के हिस्से पे बात करेंगे। कन्फर्मेशनल में मैंने आपको बताया था ईथेन के 3 कन्फर्मेशंस हैं, वो याद रखना है, एक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड और स्क्यू, जिसमें से एक्लिप्स्ड लीस्ट स्टेबल, हाईएस्ट हायर एनर्जी, लीस्ट स्टेबल और हायर एनर्जी। एक्लिप्स्ड फॉर्मेट जो है उसकी एनर्जी, एक्लिप्स्ड फॉर्म की एनर्जी स्टैगर्ड फॉर्म से अबाउट 12.5 किलो जूल पर मोल ज्यादा होती है, जिसको टॉर्सनल एनर्जी कहते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद बात किया हम लोगों ने कंफर्मेशन ऑफ ब्यूटेन के बारे में। तो ब्यूटेन के कंफर्मेशन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो एंटी को ही स्टैगर्ड कहते हैं यहाँ पे। तो एंटी, फिर गौशे, फिर पार्टली एक्लिप्स्ड और फिर fully eclipsed is the stability order of conformation of butane. Then we are talking about the conformation of cyclohexane, और cyclohexane के 2 important format है, that is boat form and chair form, in which chair form is more stable than boat form। और अगर उसके इंटरमीडिएट फॉर्म्स को भी हम ले लें तो सबसे ज्यादा स्टेबल है चेयर, चेयर के बाद आता है ट्विस्ट बोट, ट्विस्ट बोट के बाद आता है बोट, और बोट के बाद आता है हाफ चेयर या सेमी चेयर फॉर्म का स्टेबिलिटी, ठीक है। और उनके एनर्जी के बारे में भी मैंने आपको लिखवा दिया था, है ना, एनर्जी भी सबकी हम लोगों ने लिख लिया था। एज कंपेयर टू बोट, एज कंपेयर टू चेयर, चेयर से अगर कंपेयर करेंगे तो ट्विस्ट बोट जो है वो 22.7 किलो जूल पर मोल हायर है, और बोट चेयर के कंपैरिजन में 29 किलो जूल पर मोल हायर एनर्जी पर है, जबकि सेमी चेयर जो है वो हाफ चेयर वाला जो फॉर्मेट है, इट इज अबाउट 44 किलो जूल पर मोल हायर देन 44 किलो जूल पर मोल हायर देन द चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म से जो है हाफ चेयर वाला फॉर्म 44 किलो जूल पर मोल हायर एनर्जी पर है, ठीक है। इट इज अबाउट द कंफर्मेशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स लाइक ईथेन, ब्यूटेन एंड साइक्लोहेक्सेन। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोअल्केन्स पर। स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोअल्केन्स, स्टेबिलिटी of cycloalkanes, stability of cycloalkanes, and it is decided by the Bayer's strain theory। कैसे डिसाइड करते हैं साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी? बाय बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी, बाय बेयर स्ट्रेन थ्योरी से डिसाइड करते हैं स्टेबिलिटी। देखो, जो ओपन चेन कंपाउंड है, इन केस ऑफ ओपन चेन कंपाउंड तो क्या ध्यान रखेंगे? इन केस ऑफ ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड, इन केस ऑफ ओपन चेन कंपाउंड द नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल, नॉर्मल टेट्राहेड्रल bond angle is normal tetrahedral bond angle is 109 degree 28 minute। normal tetrahedral bond angle कितना होता है? 109 degree 28 minute। when it is converted into cyclic compound, when it is converted into cyclic compound, कन्वर्टेड इनटू साइक्लिक कंपाउंड, और जब ये साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू साइक्लिक कंपाउंड, व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू साइक्लिक कंपाउंड विथ अ डेफिनेट डिस्टॉर्शन, डेफिनेट डिस्टॉर्शन, मुड़ेगा तभी तो कन्वर्ट होगा ना,
converted into cyclic compound with definite distortion, with definite distortion, with definite distortion, with definite distortion. The normal bond angle with definite distortion of the normal bond angle of the normal बॉन्ड एंगल, नॉर्मल बॉन्ड एंगल से मुड़ करके क्या होगा, साइक्लिक में कन्वर्ट होगा. डेफिनेट डिस्टॉर्शन ऑफ नॉर्मल बॉन्ड एंगल लीड्स द स्ट्रेन, लीड्स द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेन, लीड्स द development of strain, leads the development of strain, leads the development of strain in the molecule, in the molecule, जिसके कारण मॉलिक्यूल में क्या होगा, स्ट्रेन आ जाएगा, विकृति आ जाएगी और उससे स्टेबिलिटी पर फर्क पड़ेगा मॉलिक्यूल के. ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लो कंपाउंड के लिए हम लोग पढ़ते हैं बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी. तो बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी क्या क्या कहता है, देखिए, बाय बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी इन केस ऑफ open chain compound the normal tetrahedral bond angle is 109 degree 28 minute. When it is converted into cyclic compound with a definite distortion, एक निश्चित एंगल पर मुड़ेगा, the normal bond angle leads to development the strain in the molecule. तो normal bond angle कम होगा जिससे strain का ओरिजिन हो जाएगा मॉलिक्यूल के अंदर. थोड़ी सी एक दो बातें हैं बस, वो इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना है और थोड़ा सा हम लोग यहां पे डिस्कशन भी करेंगे, है ना. तो स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लो अल्केन बाय बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी. तो दो पॉइंट है जिनको याद रखने हैं. पहला पॉइंट उसमें से नंबर 1, एंगल ऑफ स्ट्रेन, एंगल ऑफ स्ट्रेन is directly proportional to deviation, is directly proportional to deviation. और दूसरी बात ध्यान रखना है, stability is reciprocal to deviation. जितना डेविएट होता जाएगा उतनी स्टेबिलिटी कम होती जाएगी. मतलब डेविएशन जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी कम होगी. डेविएशन जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी कम होगी. तो क्या हो गया, एंगल ऑफ स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेविएशन एंड स्टेबिलिटी इज रेसिप्रोकल टू डेविएशन. तो स्ट्रेन जितना कम होगा या डेविएटेड एंगल जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी. तो अब इसमें क्या क्या बातें हमको ध्यान में रखना है उस टॉपिक पे बात करते हैं. बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी. तो देखो, नॉर्मल टेट्राहेड्रल जो बॉन्ड एंगल है वो कितना, 109 डिग्री 28 मिनट. कुछ बुक्स में इस कैलकुलेशन के लिए उन्होंने 109 डिग्री 5 मिनट बॉन्ड एंगल भी लिया होगा. तो थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है ना. 109 डिग्री 5 मिनट भी कई जगह पे ले लेते हैं. अब बात करते हैं अगर हम साइक्लोप्रोपेन के स्ट्रक्चर के बारे में. तो है तो ये ओपन, है तो ये सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड, इट इज सिंगल बॉन्ड कंपाउंड, है ना, साइक्लोप्रोपेन. तो साइक्लोप्रोपेन में ये एंगल चेंज होकर के कहां आ गया, 60 डिग्री पर आ गया है. साइक्लोप्रोपेन में ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है. और साइक्लोब्यूटेन में अगर आप देखोगे तो ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री. और साइक्लोपेंटेन में जो एंगल है ये होता है 108 डिग्री, 108 डिग्री. और अगर साइक्लोहेक्सेन की बात करेंगे तो दिस एंगल इज 120 डिग्री. साइक्लोहेक्सेन में ये एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री. अब डेविएशन निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, d इक्वल टू 1/2 109 डिग्री 28 मिनट से ही मैं ले लेता हूं कैलकुलेशन, माइनस अल्फा. तो अल्फा इज द एंगल, अल्फा यहां पे क्या है, अल्फा इज द एंगल ऑफ द मॉलिक्यूल, एंगल. ओके, तो अल्फा इज द एंगल. अब बात करते हैं हम पहले
साइक्लोप्रोपेन के बारे में। नंबर 1 पे साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन में अगर आप डेविएशन देखोगे तो कितना हो जाएगा 1/2 109 डिग्री 28 मिनट -60 और इसको 1/2 कर दोगे तो कितना आ गया 40 49 पॉइंट समथिंग इज देयर 49 पॉइंट समथिंग को जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा जो डेविएशन यहां पे आएगा वो है अबाउट 24.64 24.64 सॉल्व किया था मैंने इसको 24.64। साइक्लोब्यूटेन की अगर हम बात करते हैं तो डेविएशन कितना 1/2 109 डिग्री 28 मिनट -90 तो सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा आपका अबाउट 19 डिग्री के आसपास आ रहा है ना, तो 9 पॉइंट समथिंग इज देयर, तो 9.64 इज द आंसर। 9.64 यहां पे आंसर में आपको मिल जाएगा। साइक्लोब्यूटेन के बाद साइक्लोपेंटेन, तो साइक्लोपेंटेन में डेविएशन कितना आएगा 1/2 इंटू कितना है 109 डिग्री 28 मिनट -108 तो अबाउट कितना 1 डिग्री 28 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, तो 1 तो 0.64 इज द डेविएशन, 0.64 इज द डेविएशन। तो डेविएशन जैसे जैसे कम होते जा रहा है वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। और अगर मैं अब साइक्लोहेक्सेन की भी बात कर लूं तो साइक्लोहेक्सेन में क्या हो जाएगा 1/2 और ये आ गया आपका 109 डिग्री 28 मिनट -120 डिग्री, तो अब कितना लगभग 11 के आसपास माइनस में है ना, तो माइनस तो 5.36 माइनस आंसर कितना आ गया -5.36। तो क्या ध्यान रखना है एंगल ऑफ डेविएशन जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। लेस द डेविएशन मोर द स्टेबिलिटी, तो साइक्लोहेक्सेन इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, साइक्लोहेक्सेन इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, तो यह है बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी जो कि स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लो कंपाउंड्स के बारे में बात करता है। ठीक, और इनमें से साइक्लोपेंटेन सबसे लीस्ट, साइक्लोप्रोपेन लीस्ट स्टेबल है ये, है ना, ये सबसे लीस्ट स्टेबल। और साइक्लोहेक्सेन कैसे हो जाएगा, इनमें से जो हमने एग्जांपल लिखे हैं उनमें से कैसा हो जाएगा मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो ओनली टू नो द फॉर्मूला एंड एंगल्स और आप आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं किसमें कितना एंगल आया और किसका डेविएशन कितना है। इसको कहते हैं बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी। और इसी के कारण जो ट्विस्टिंग साइक्लो जो आपने बोट और चेयर स्ट्रक्चर देखे थे वो इन्हीं सब फिनोमेना के कारण जनरेट होता है। ठीक है ना, तो जो ट्विस्टिंग ऑफ बोट एंड चेयर फॉर्म हमने देखा, सेमी चेयर, इसके बाद ट्विस्ट बोट, तो ये एंगल के चेंज होने के कारण ही होता है, इसलिए यहां पे स्टेबिलिटी के बारे में हम लोगों ने बात किया। अब बात करते हैं अगले आइसोमेरिज्म पे, दिस इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो अगला टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों जनरेट करता है, कैसे आता है, उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो, पहली बात तो अगर साइक्लो कंपाउंड है तो उसमें सिंगल बॉन्ड तो रहते हैं लेकिन वो चूंकि बंद है ना, पैक्ड स्ट्रक्चर है, तो वो रोटेट नहीं करेगा। इसके अलावा अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड है तो वहां पर भी रोटेशन क्या होगा, रुक जाएगा, देयर इज हिंडर्ड रोटेशन। तो साइक्लो कंपाउंड्स और ऐसे कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के कारण रोटेशन रुक जाता है, ये बात आपको एकदम क्लियरली पता है। जहां पे सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड्स रहेंगे वहां पर हिंडर्ड या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन मॉलिक्यूल में आ जाएगा। उसके बाद अगर उसकी स्पेशल अरेंजमेंट चेंज होती है, एटम या ग्रुप का स्पेशल अरेंजमेंट चेंज होता है, देन इट गिव राइज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तब वो क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जनरेट करेगा, है ना। तो बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। द आइसोमेरिज्म गिव राइज
the isomerism give rise due to the isomerism give rise due to restricted rotation of due to restricted rotation of atoms or groups, restricted rotation of atoms or groups, due to restricted rotation of atoms or group about a double bond, about a double bond, डबल बॉन्ड के सापेक्ष परमाणुओं अथवा अणुओं के सीमित घूर्णन के कारण, ठीक है, तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण जनरेट होता है अबाउट अ डबल बॉन्ड और अ सिंगल बॉन्ड इन साइक्लिक कंपाउंड, और अ सिंगल बॉन्ड इन cyclic compound, single bond in cyclic compound, single bond in cyclic compound, जो कि cyclic compound में single bond के फॉर्म में भी मिल सकता है, कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना। और क्या बात ध्यान रखना है, कुछ बातें इसके बारे में हम करेंगे अभी। तो अराउंड डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड इन साइक्लिक कंपाउंड, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड एन और एन डबल बॉन्ड एन, ऐसे ग्रुप जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। और रिंग इन मॉलिक्यूल और रिंग इन मॉलिक्यूल, रिंग में भी फ्री रोटेशन नहीं हो सकता है, रिंग इन मॉलिक्यूल, ओके। अब इसमें और क्या क्या बातें हमको ध्यान में रखना है उस पॉइंट पे बात करते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई कि रिस्ट्रिक्टेड या हिंडर्ड रोटेशन के कारण, अगर वो ओपन चेन कंपाउंड है तो रिस्ट्रिक्टेड या हिंडर्ड रोटेशन के कारण होगा, और साइक्लिक रिंग है तो उसमें एटम फ्रीली रोटेट नहीं कर सकते, सब एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो हिंडर्ड या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण जनरेट होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पहली बात, अगली बात पे बात कर रहे हैं, है ना। तो द कंपाउंड्स having same two groups, compounds having same two groups on the same side, on the same side of C double bond C, same side of C double bond C, C double bond C is called cis, sampaksh is called cis, and when it is are at opposite side, it is known as trans, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड सिमिलर टाइप के ग्रुप सेम साइड पर होंगे तो इसको हम कहेंगे सिस, और अगर वो ऑपोजिट साइड्स पर होंगे तो उसको हम कहेंगे ट्रांस, ऑपोजिट साइड पर होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांस कहेंगे। ओके, दूसरी बात, सेकंड, इफ कंपाउंड containing
nitrogen atom, if compound containing nitrogen atom, if compound containing nitrogen atom, cis form is known as syn, SYN, and transform is known as NT। तो जो सिस फॉर्म है उसको क्या कहेंगे, सिन, और जो ट्रांसफॉर्म है, अगर नाइट्रोजन आ गया बीच में, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के बीच में है, नाइट्रोजन और कार्बन और नाइट्रोजन, तो उसको क्या कहेंगे, सिन। द सिस इज लाइक सिन एंड द ऑपोजिट और द ट्रांसफॉर्म इज लाइक एंटी। तो ट्रांसफॉर्म को अब क्या कहेंगे, एंटी कहेंगे। एंड तो इसको हम सिस ट्रांस एंटी सिन आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, है ना, सिस ट्रांस एंटी सिन। और ग्रुप के प्रायोरिटी के बेस पर इसको हम EZ फॉर्म में भी डिवाइड करते हैं, उसके बारे में हम लोग अलग से एक दो लाइनें लिख लेंगे, है ना। तो अगली बात जो ध्यान रखना है वो क्या आ गया, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर ऑल्सो नोन एज सिस ट्रांस, similar group same side around the double bonded axis, cis, so known as cis trans anti sin and EZ। इसके बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे, EZ आइसोमर्स, EZ आइसोमर्स, ओके। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के अलग अलग नाम हैं, सिस ट्रांस, एंटी सिन and EZ isomer, okay। तो it is different form of geometrical isomers। Compounds having same chemical property, same chemical properties, geometrical isomers जो हैं उन compounds की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर करती है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है। अगली बात, बॉइलिंग पॉइंट अभी लिखेंगे, बाद में समझेंगे, है ना, समझते हैं थोड़ी देर बाद। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस आइसोमर्स आर मोर देन ट्रांस आइसोमर्स। बॉइलिंग पॉइंट हमेशा सिस आइसोमर्स का ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस आइसोमर्स आर ऑलवेज मोर देन ट्रांस आइसोमर्स। अगला पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस आइसोमर्स, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस आइसोमर्स आर ऑलवेज मोर देन सिस। कभी भी सिस का बॉइलिंग ज्यादा होगा और ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट किसका, सिस आइसोमर का ज्यादा, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, सिस आइसोमर्स का। मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, ट्रांस आइसोमर्स का। इसको हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में भी समझा रहा, लेकिन एक बार और समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम लोग केवल पॉइंट्स नोट कर रहे हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर के डिफरेंट फॉर्म में सिस का बॉइलिंग ज्यादा और ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, सिस का बॉइलिंग हायर और ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट हायर होगा। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर, द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर separated by, the geometrical isomers are
separated by fractional distillation. Fractional distillation. Separated by fractional distillation. ज्यामितीय समावयवियों को पृथक करने के लिए प्रभाज आसवन विधि उपयोग में लाई जाती है. आर सेपरेटेड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. उन कंपाउंड्स के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स क्लोज होते हैं. बॉइलिंग पॉइंट्स क्लोज होते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की टेक्निक यूज की जाती है. ठीक है, तो क्लोजर बॉइलिंग पॉइंट्स वाले लिक्विड को सेपरेट करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से. तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ cis is more than trans, melting point of trans is more than cis, और geometrical isomers are separated by the fractional distillation. अब मान लो मुझे cis to trans या trans to cis कन्वर्ट करना है, तो conversion of cis into trans और trans into सिस को ट्रांस में या ट्रांस को सिस में अगर बदलना है तो क्या यूज करेंगे? विद द इफेक्ट ऑफ हीट. इफेक्ट ऑफ हीट का यूटिलाइज करेंगे, हीट को यूटिलाइज करेंगे विद द इफेक्ट ऑफ हीट, क्योंकि डबल बॉन्ड है. और अगर हम हीट करेंगे तो डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड इज देयर, तो पाई बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा. पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो अब मॉलिक्यूल कैसा हो गया? सिंगल बॉन्ड का हो गया, और सिंगल बॉन्ड होगा तो फिर से रोटेट करेगा. तो देयर इज चांस टू कन्वर्जन ऑफ सिस इनटू ट्रांस और ट्रांस इनटू सिस विद द इफेक्ट ऑफ हीट, बिकॉज हीट causes the breaking of bond, cause the breaking of bonds. तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में जैसे ही कन्वर्ट होगा तो रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा, और जब ठंडा करेंगे देयर इज चांसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सम पोर्शन ऑफ ट्रांस इनटू सिस और सिस इनटू ट्रांस. तब सिस या ट्रांस का कुछ पोर्शन एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इफेक्ट ऑफ हीट का यूज करके हम क्या करते हैं? सिस और ट्रांस फॉर्मेट्स को एक दूसरे में कन्वर्ट कर पाते हैं. एंड नाउ देन डिस्कस सम एग्जांपल. अब कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं जिससे हमारा वो सब पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा, मेल्टिंग, बॉइलिंग. ठीक है, तो देखो अब there is some example. Butene, 2-butene, CH3, CH, double bond CH, CH3, 2-butene. So how to express in cis and transform it? If both the methyl group are at the same side and both the hydrogen group are at the same side. So this is cis form of the compound. इसको हम क्या कहेंगे? cis form. दोनों मिथाइल 90 पर, दोनों हाइड्रोजन 90 पर है, तो this is called cis 2-butene. cis 2-butene, इस कंपाउंड का नाम है cis 2-butene. अब इसमें देखो, चलो एक और एग्जांपल इसका ड्रॉ कर लेते हैं पहले, फिर बात करते हैं. ट्रांस 2-butene. तो व्हाट इज द ट्रांस? व्हेन बोथ द मिथाइल ग्रुप आर एट 180 एंड बोथ द हाइड्रोजन आर एट 180, दोनों ऑपोजिट साइड पर है, इट इज ट्रांस 2-butene. ट्रांस 2-butene. ओके, तो cis 2-butene and trans 2-butene. ओके, तो देखो in this situation, in cis situation, both the methyl group are at the same side. दोनों मिथाइल ग्रुप कैसे हैं? सेम साइड पर हैं. तो बल्कि और heavier groups are at the same side. तो क्या होगा? higher repulsion. Similar group are at the same side or heavier group are at the same side. बल्कि ग्रुप भी बोल सकते हैं, कहां पर है? सेम साइड पर है. higher repulsion, और हायर रिपल होगा तो उनको आप उस स्ट्रक्चर को आप अच्छे से क्लोज पैक नहीं कर सकते हो सॉलिड में. जब आप सॉलिडिफाई करोगे तो वो क्लोज पैक नहीं होगा, और क्लोज पैक नहीं होगा
तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, लेस मेल्टिंग पॉइंट। ओके, तो क्या ध्यान रखेंगे, बल्कि ग्रुप ग्रुप्स आर सेम साइड, बल्कि ग्रुप्स आर सेम साइड इन cis form. Okay, bulky group are same side in cis form. Higher repulsion and cannot be closely packed in solid state, cannot be closely packed in solid state, hence less melting point, इसलिए सिस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम हो जाता है। अब अपोजिट वाले को लिख लोगे, ट्रांस का मेल्टिंग ज्यादा क्यों है, तो क्या हो जाएगा, बल्कि ग्रुप और सिमिलर ग्रुप भी कह सकते हो, सिमिलर ग्रुप आर ऑपोजिट साइड, similar group are opposite side at 180 and less repulsion force can be closely packed in solid, तो solid state में आएगा तो उसको closely pack कर सकता है क्योंकि repulsion force कम है, hence its melting point is higher, तो ट्रांस का melting ज्यादा होगा, less repulsive force between alkyl group or any other group, कोई भी दूसरा ग्रुप भी है तो अगर less repulsion force होगा तो can be closely packed in solid state, hence melting point is higher. Okay, तो ये बात यहां पे क्लियर ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं अगले स्ट्रक्चर पर, तो अगले स्ट्रक्चर से हमको बॉइलिंग पॉइंट भी समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज 1,2-डाइक्लोरोईथीन, तो देयर इज स्ट्रक्चर ऑफ 1,2-डाइक्लोरोईथीन, ये 1,2-डाइक्लोरोईथीन का स्ट्रक्चर है, एंड नाउ इट इज सिस 1,2-डाइक्लोरोईथीन, सिस 1,2-डाइक्लोरोईथीन है ना, सिस 1,2-डाइक्लोरोईथीन कहेंगे इसको अब हम, है ना। अगला जो इसका फॉर्मेट आएगा वो है ट्रांस 1,2-डाइक्लोरोईथीन, दिस इज ट्रांस 1,2-डाइक्लोरोईथीन, ट्रांस 1,2-डाइक्लोरोईथीन। ओके, तो सिस 1,2-डाइक्लोरोईथीन एंड ट्रांस 1,2-डाइक्लोरोईथीन। तो जो डाइपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन होगा, जो वेक्टर्स का डायरेक्शन होगा पोलैरिटी का यहां पे, तो हाइड्रोजन से क्लोरीन की तरफ, हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू क्लोरीन, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव पोल टू नेगेटिव पोल इन केमिस्ट्री में पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल की तरफ, तो बोथ आर सेम, तो म्यू ऑफ सिस, अब देखो ट्रांस में क्या हो रहा है, हियर एंड हियर ऑपोजिट डायरेक्शन, तो म्यू ऑफ सिस, ओके, तो सिस आइसोमर्स जो है उसका डाइपोल मूवमेंट ट्रांस आइसोमर से ज्यादा है, ठीक है, तो पोलैरिटी ज्यादा इंड्यूस होगी, हायर द पोलैरिटी हायर द बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो म्यू ऑफ सिस इज मोर देन म्यू ऑफ ट्रांस। ओके, इसलिए सिस का बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस से ज्यादा होगा, हायर द पोलैरिटी हायर द डाइपोल मूवमेंट एंड हायर द बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो ये बात ध्यान रखना है। इसलिए क्या होता है, हायर पोलैरिटी के कारण, हायर डाइपोल मूवमेंट के कारण जो हमारा ट्रांस फॉर्मेट सिस फॉर्मेट है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो दोनों का लॉजिक अलग अलग है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का, बट दोनों को हमें प्रॉपर्ली ध्यान रखना है। तो बल्कि या हैवियर ग्रुप के रिपल्शन के कारण, तो रिपल्सिव फोर्सेस के कारण मेल्टिंग का रीजन निकाला हमने, और डाइपोल मूवमेंट हायर है सिस का, इसलिए सिस का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ट्रांस से ज्यादा होगा। ओके, तो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगले एग्जांपल पर बात करते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, मैंने आपको बताया भी था वो एग्जांपल।
तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH COOH COOH. The cis form of the compound is called maleic acid. Cis form is now here और इसको क्या कहते हैं हम? मैलेइक एसिड. मैंने आपको मैलिक, मालोनिक और मैलेइक सभी एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में इसलिए एक साथ बताया था ताकि आपको ये ध्यान रहे. मैलेइक एसिड. तो cis form of the same compound is called maleic acid and the trans form of the same compound is called fumaric acid. इसी कंपाउंड के ट्रांस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? फ्यूमरिक एसिड कहते हैं. तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है. द ट्रांस फॉर्म ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड फ्यूमरिक एसिड. फ्यूमरिक एसिड. ओके, तो दिस इज अरेंजमेंट इन मैनर ऑफ सिस एंड ट्रांस. अब देखो, अगर कोई साइक्लो कंपाउंड है, इफ देयर इज एनी साइक्लो कंपाउंड, देन अगेन देयर इज नो रोटेशन. सिंगल बॉन्ड है तब भी रोटेट नहीं कर पाएगा. तो देयर इज सिस, देयर इज सिस. इस कंपाउंड के फॉर्म को हम क्या कह देंगे? सिस. एंड नाउ इट इज ट्रांस. ओके, तो देयर इज द एक्सप्रेशन ऑफ द सिस एंड ट्रांसफॉर्म इन साइक्लो कंपाउंड. ये हो गया ट्रांस. दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ सिस एंड ट्रांसफॉर्म इन साइक्लो कंपाउंड. तो ये साइक्लो कंपाउंड के अंदर सिस और ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन है. एक्सप्रेशन ऑफ सिस एंड ट्रांसफॉर्म इन साइक्लो कंपाउंड. अब बात करते हैं इसके बाद और कुछ स्ट्रक्चर के बारे पे. अभी हमारा एंटी सन वाला स्ट्रक्चर नहीं हुआ है ना. तो जैसे हमने कंपाउंड लिखा C6H5N डबल बॉन्ड C6H5 डबल बॉन्ड C6H5. डाइएजोबेंजीन, डाइएजोबेंजीन. तो डाइएजोबेंजीन में नाइट्रोजन सेंटर है ना. नाइट्रोजन इज सेंटर हियर. तो नाइट्रोजन के अराउंड रोटेशन होना है. तो दिस इज सिन, सिन डाइएजोबेंजीन. और दूसरा जो फॉर्मेट बनेगा इसका, दिस इज एंटी. दिस इज सिन एंड दिस इज एंटी. ओके, तो सिन एंड एंटी फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन. तो दिस इज, देयर इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिन एंड एंटी फॉर्म. अगर ये 90 पर है दोनों फिनाइल्स तो सिन, और 180 पर चले गए तो इसको क्या कहेंगे? एंटी फॉर्म ऑफ द कंपाउंड. और अगले स्ट्रक्चर्स पर बात करते हैं. रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम मोर स्ट्रक्चर. एक और सिन एंटी फॉर्म का स्ट्रक्चर देखते हैं. दैट इज CH3CH डबल बॉन्ड NOH. या ऐसा भी ले सकते हो आप, C6H5CH डबल बॉन्ड NOH. This compound is called acetaldoxim, acetaldoxim, and this compound is called benzaldoxim. Okay, अब किसी का भी रिप्रेजेंटेशन तो दोनों का सिमिलर ही रहेगा. बोथ आर वेरी सेम. तो स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सेम है ना. There is similar structure again in form of syn and Nt. So there is bond between carbon and nitrogen. तो अब कैसे ध्यान रखना है? हाइड्रोजन एंड फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोजन और फंक्शनल ग्रुप दोनों 90 पर है. हाइड्रोजन एंड फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, hydrogen and functional group are at 90. Hydrogen and functional group are at 90. It's called syn. तभी इसको हम क्या कहेंगे? syn. तो क्या नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का? This compound is known as syn acetaldoxim. syn acetaldoxim. और अगर मैं इस हिस्से को ऑपोजिट साइड में लेता हूं, now
functional group and hydrogen are at 180. So this is anti-acetaldehyde, एंटी फॉर्म ऑफ द सेम कंपाउंड. तो ये हुआ इस कंपाउंड का एंटी फॉर्म ऑफ द सेम कंपाउंड. ओके, तो दिस इज सिन एंड एंटी फॉर्म ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. सिन और एंटी फॉर्म है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के. एंड नाउ अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं EZ फॉर्मेट पर. तो EZ फॉर्मेट ऑफ द कंपाउंड्स. ये दो लैटिन भाषा के शब्द हैं ना, लैटिन टर्म्स हैं, दोनों लैटिन टर्म्स हैं E और Z. दिस इज ENTIGEGEN, एंटाजेन, मतलब ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड्स. ओके, एंड Z फॉर सेम साइड, जूसामैन, सेम साइड. ओके, तो साइड्स का मतलब यहां पे सेम साइड ऑपोजिट साइड, जैसे उसमें सिस ट्रांस था. यहां पे जो वेरिएशन रहता है वो डिफरेंट टाइप के मेंबर्स हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के मेंबर्स हो सकते हैं, जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, या अलग अलग डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स हो सकते हैं, है ना. द ग्रुप अटैच टू अनसैचुरेशन सेंटर, द ग्रुप अटैच टू अनसैचुरेटेड सेंटर, मतलब वही स्थिति C डबल बॉन्ड C, unsaturated center are given priority, are given priority according to atomic number, according to atomic number, मतलब परमाणु क्रमांक के आधार पर वरीयता दी जाएगी, according to atomic number. अब सीधे सीधे आ जाते हैं पॉइंट पर, है ना. तो देखो, जैसे C डबल बॉन्ड C है और एक तरफ जैसे मान लो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसा लिया मैंने, है ना. तो कितना 35, 53 एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं, 9 और कितना 17. तो 2 लाइटर्स, 2 लोअर एटॉमिक नंबर सेम साइड, 2 लोअर एटॉमिक नंबर वाले कहां हैं, सेम साइड पर, और 2 हायर एटॉमिक नंबर वाले कहां हैं, सेम साइड पर. मतलब इट इज आइडेंटिकल, 2 लोअर एटॉमिक नंबर सेम साइड, 2 हायर एटॉमिक नंबर सेम साइड. तो दिस इज कॉल्ड Z आइसोमर. इसको क्या कहेंगे, Z आइसोमर कहेंगे. 2 लोअर एटॉमिक नंबर सेम साइड, 2 हायर एटॉमिक नंबर सेम साइड. तो दिस इज Z फॉर्म ऑफ आइसोमर, इसको कहेंगे Z फॉर्म ऑफ आइसोमर. इफ इट इज वेरी अराउंड द ग्रुप, और अगर ये वेरिएट कर रहा है, चलिए ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन और आयोडीन. तो नाउ 53 और ये 9, ये 35 और ये 17. तो नाउ इट इज नॉट सिमिलर. 2 हैवियर सेम साइड, 2 लाइटर सेम साइड, इट इज Z. If it is our opposite side, then it is E. Okay, so it is from the 2 Latin terms E and Z. Entazezen, it means opposite side. Entazezen means opposite side, and Jusamen, it means same side. Okay, same sides. So group attach around the unsaturated carbon, around the double bonded carbon. If the priority is given according to atomic number, the priority is given according to atomic number. If the 2
लोअर एटॉमिक नंबर ग्रुप सेम साइड और टू हायर सेम साइड, जब लोअर दो सेम साइड होंगे तो हायर नेचुरली दो सेम साइड होंगे, इट इज कॉल्ड Z form of the compound, and when it is are at the opposite side it is called E form of the compound. तो वो बच्चे जिनको जेई का एग्जाम देना है वो इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स और ड्रॉ कर लेंगे, थोड़े हायर लेवल पर भी स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर लेंगे, है ना। बाकी हमारे मेडिकल के बच्चों के लिए इतना सफिशिएंट है। ओके, तो हम लोग अब अगले लेक्चर में बात करेंगे द रिमेनिंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। एंड आई थिंक नहीं, अभी एक और टॉपिक्स पे हमको बात करना पड़ेगा, ज्योमेट्रिकल पे, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो अबाउट कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पे बात करेंगे, देन स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल। एंड आई थिंक 2 लेक्चर कम से कम ऑप्टिकल में पूरे लगेंगे, क्योंकि ऑप्टिकल में बहुत सारा काम करना है। और देन द न्यू पार्ट ऑफ द जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, उसमें भी बहुत टाइम लगेगा, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। Okay, thank you, commandos.